बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ अली रज़ा और हम डिस्कस कर रहे थे बीएमएस 2020 का जनरल नॉलेज का पेपर विद फुल एक्सप्लेनेशन। ये पार्ट 8 है। पहले 7 पार्ट्स जो हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है। अगर आपने नहीं अभी तक वो लेक्चर सुने तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से जाकर सुन सकते हैं। लेक्चर शुरू करने से पहले पेन ग्रेविटी एक प्लेटफॉर्म है जो कि आपको प्रोवाइड करता है सीएसएस, बीएमएस और बीसीएस के रिगार्डिंग क्वालिटी लेक्चर्स। तो हमसे जुड़ने के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक पेज जो है उसको लाइक कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल को। इसके अलावा किसी किस्म का भी अगर कोई क्वेश्चन है या सजेशन है तो आप हमको ईमेल कर सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है that Quaid-e-Azam resigned from the membership of Imperial Legislative Council on account of। तो इसका सिंपल आंसर है रॉबलेट एक्ट। अब इसके अंदर मैं 3 चीजें डिस्कस करूंगा। नंबर 1 इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, नंबर 2 रॉबलेट एक्ट और नंबर 3 रीजन। वो क्या रीजन थी जिसकी वजह से कायद-ए-आज़म ने रिजाइन दिया था। आखिर इस रॉबलेट एक्ट के अंदर क्या था ऐसा जिसकी वजह से कायद-ए-आज़म को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से रिजाइन देना पड़ा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये मोनो है इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का। अब इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल अगर मैं सिंपल अल्फाज के अंदर बताऊं तो सिंपली आप ये समझ लें कि 1861 से लेकर 1947 तक जो कानून साज असम्बली जो थी, अगर मैं उर्दू में समझाऊं, कानून साज असम्बली जो लेजिस्लेशन करती थी, जो कि ब्रिटिश इंडिया के कानून बनाती थी, कि जो ब्रिटिश का इंडिया था, जो अंग्रेजों के अंदर इंडिया था, 1861 से लेकर 1947 तक जो भी कानून बनता था कि इंडिया को किस तरह से चलाना है, वो सारे कानून जो थे वो इस इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर बनते थे। ये है इसका सिंपलेस्ट आंसर। अब 1861 से लेकर 1947 तक तो इसके अंदर कानून सा, इसका नाम था इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसके अंदर कानून बनते थे ब्रिटिश इंडिया के। इससे पहले इसका नाम था गवर्नर जनरल्स काउंसिल, यानी कि इससे पहले जो जैसे 1857 की जो वार होती है उसके बाद जो है ब्रिटिश इंडिया कंट्रोल आ जाता है, तो गवर्नर जनरल्स काउंसिल उसके बाद डील करती है सारे लॉज को। और 1947 में जब पाकिस्तान और इंडिया बन जाते हैं, पार्टीशन हो जाती है, उसके बाद जो इसको समझ लें इसी को चेंज करके या जो नया नाम दिया जाता है वो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। पाकिस्तान के अंदर जो काम करती है उसका नाम था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। और 1950 के बाद इसी का जो है उसको चेंज करके उसकी जगह पे आ जाता है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। और अभी भी यही चल रहा है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, लेजिस्लेटिव जो असेंबली है उनकी जो इंडिया के कानून बनाती है। तो ये था सिंपल अल्फाज के अंदर के इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी क्या। अब इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये बाई कैमरल थी, यानी कि इसके 2 हाउसेज थे, एक काउंसिल ऑफ स्टेट अपर था और एक सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली लोअर था। अपर वाले की जो ड्यूरेशन था टाइम 5 साल की टर्म थी और जो लोअर वाला था उसकी 3 साल थी। अपर वाले में जो था ऑलमोस्ट पहले 145 मेंबर्स थे 1919 से लेकर, उससे पहले जो थे वो 60 मेंबर्स थे ऊपर वाले के, और लोअर वाले के 145 थे, उसमें ये 41 नॉमिनेटेड थे, 104 इलेक्टेड थे, 52 जनरल थे, 30 मुस्लिम थे, 2 थिक और 20 स्पेशल थे। ये इसका सारा स्ट्रक्चर था इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का। होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या थी और इसका क्या रोल था। दूसरे नंबर पे था रॉबलेट एक्ट। अब रॉबलेट एक्ट बेसिकली जो था वो, इसको मैं पहले सिंपल आपको एक्सप्लेन कर दूं कि रॉबलेट एक्ट जो था, ये इसका जो नाम था वो था अनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट ऑफ 1919 1990। पॉपुलरली इसको जो इसका नाम था वो था रॉबलेट एक्ट, और ये 18 मार्च 1919 को जो है ये पास आउट किया गया था। अनार्किकल बेसिकली जो है इंटरनेशनल रिलेशंस के स्टूडेंट या सोशल साइंसेस के स्टूडेंट जानते हैं, ये अनार्की से निकला है। और अनार्की का मतलब होता है कि एक ऐसी स्टेट जो लॉलेसनेस हो, जिसमें लॉलेसनेस हो मतलब कि कोई गवर्नमेंट ना हो, नो गवर्नमेंट, कोई गवर्नमेंट ना हो और लॉलेसनेस सिचुएशन हो, कोई कंट्रोल करने वाला ना हो। और रेवोल्यूशनरी आपको पता है जो जिसको हम इनकलाबी कहते हैं। तो ये था बेसिक जो है रॉबलेट एक्ट के, नार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट, यानी कि इस सिचुएशन के अंदर जो क्राइम किए जाते थे। अब अब बेसिकली होता क्या है, बेसिकली ये होता है कि वर्ल्ड वार, फर्स्ट वर्ल्ड वार होती है
1914 से लेकर 1918 तक। अब आपको पता है जब भी किसी मुल्क में कोई जब जंग होती है तो स्पेशल किस्म के मेजर लिए जाते हैं, इमरजेंसी मेजर्स जिनको हम कहते हैं, कि जो दूसरे लॉज होते हैं वो काम नहीं करते, स्पेशल लॉज बनाए जाते हैं उस वार लाइक सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। तो वहां पर क्या किया गया, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 बनाया गया। ठीक हो गया, इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, ये जो वार वाली सिचुएशन थी। अब 1918 के अंदर जंग तो खत्म हो जाती है, लेकिन जो ब्रिटिश थे उनको डर था अभी भी के, थ्रेट था उनको किसे, रेवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट से और टू ऑर्गेनाइजेशन टू री एंगेजिंग, कि इसके बाद जो था इंडिया के अंदर जिस तरह वो देख रहे थे कि 1916 में जो लखनऊ पैक्ट होता है उसके बाद ये मुसलमान और जो गैर मुस्लिम हैं यानी कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और इसके साथ साथ कांग्रेस जो है वो इस चीज की डिमांड करते थे, इंडिपेंडेंट इंडिया की डिमांड करनी शुरू कर दी थी। तो उस चीज को देखते हुए उनको समझ आ रही थी कि यहाँ पर किसी किस्म का इनकलाब आना शुरू हो जाएगा, ये ऑर्गेनाइज शुरू हो जाएंगे। तो उन्होंने इस तरह की कंस्पिरेसीज को क्या किया, जो ड्यूरिंग वार थी उनको हैंडल करने के लिए उन्होंने जो डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट था इसको एक्सटेंड कर दिया और इसको नया नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया, ये वाला क्राइम्स एक्ट, अनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919, यानी कि जो इस सिचुएशन के अंदर था चीजें वो इस सिचुएशन के अंदर भी इस्तेमाल की जाए। अब इस सिचुएशन में था क्या कि जब वार लाइक सिचुएशन थी तो डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट में क्या था, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट में ये चीज थी कि इमरजेंसी सिचुएशन में आप लोगों को बगैर ट्रायल के जुडिशियल रिव्यू, विदाउट ट्रायल विदाउट जुडिशियल रिव्यू आप लोगों को क्या कर सकते थे, डिटेंशन कर सकते थे, यानी कि उनकी इम्प्रिजनमेंट कर सकते थे, यानी कि आपको किसी किस्म के ऑर्डर की जरूरत नहीं है, आप जिसको चाहें पकड़ें और उसको कैद कर दें। तो ये था जो था डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 और इसी को बाद में एक्सटेंड कर दिया गया। यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वार होती है, फर्स्ट वर्ल्ड वार के रिस्पॉन्स में क्या बनता है, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। और इसमें क्या दी जाती है, इमरजेंसी मेजर्स लिए जाते हैं। इमरजेंसी मेजर्स क्या लिए जाते हैं कि बगैर ट्रायल के बगैर जुडिशियल रिव्यू के लोगों को पकड़ो, जो भी कोई काम थोड़ी बहुत ही खींची पीछी करता है उसको पकड़ो, उसको इम्प्रिजनमेंट कर दो, उसको सजा दे दो। ठीक है, अब क्या होता है कि 1918 के अंदर जो है वो जंग तो खत्म हो जाती है। तो जब जंग खत्म हो जाती है तो मतलब तो ये था इसको खत्म हो जाना चाहिए था। तो इस ये खत्म करके उन्होंने क्या किया, रोवलेट एक्ट बना दिया। अब रोवलेट एक्ट बेसिकली इसी की एक्सटेंशन था, यानी कि अब क्या था कि 1919 में एक सिंपल हालात में भी वो क्या कर रहे थे, ब्रिटिश कह रहे थे कि जो भी कोई कोई लॉ एंड ऑर्डर की खिलाफवर्जी करता था उसको विदाउट ट्रायल विदाउट जुडिशियल जो रिव्यू उसको सजा दी जाए। तो जब कायदे आजम ने इस वजह से जो है इस रोवलेट एक्ट की वजह से कायदे आजम ने क्या किया, रिजाइन दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है वेल्थ ऑफ नेशंस वाज रिटन बाय, सिंपल आंसर है आदम स्मिथ। इसमें फिर दो चीजें हैं, एक तो आदम स्मिथ और दूसरा वेल्थ ऑफ नेशंस। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं आदम स्मिथ को। आदम स्मिथ बेसिकली एक इकोनॉमिस्ट था और इसका अगर हम देखें तो ये एज का जो लाइफ स्पैन था 1723 से लेकर 1790 था और ये ब्रिटिश था। इकोनॉमिस्ट में ये था, पायनियर था, पायनियर ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। पॉलिटिकल इकोनॉमी जो स्टूडेंट्स इंटरनेशनल रिलेशंस के हैं वो तो इसको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं और साथ में पॉलिटिकल साइंस वाले भी और सोशल साइंसेस वाले भी, कि पॉलिटिकल इकोनॉमी एक फील्ड है पॉलिटिक्स के अंदर जिसके अंदर पॉलिटिक्स को और इकोनॉमी को डिस्कस किया जाता है। मैं इस तरफ नहीं जाऊंगा, ये डिटेल लंबी हो जाएगी। अब बेसिकली ये जो एडम स्मिथ साहब थे ये दो थ्योरीज की वजह से बहुत ही ज्यादा जो है इनको कहने के मशहूर थे या बहुत ज्यादा माने जाते थे। उनमें एक थी द थ्योरी ऑफ, इनकी जो थी द थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट, ये इन्होंने 1759 के अंदर जो है एक्सप्लेन की। और दूसरी थी इनकी 1776 की, ये जो बुक का नाम वेल्थ ऑफ नेशंस, इसी से यानी कि ये रिलेटेड थी। और इस बुक को जो वेल्थ ऑफ नेशंस है ये 1776 के अंदर पब्लिश की जाती है और इसके ऊपर इसकी बेस के ऊपर जो इन्होंने इसको थ्योरी का नाम दिया गया था वो था एब्सोल्यूट एडवांटेज।
बस इनका आपने नाम देख लेना है। नेक्स्ट टाइम अगर वो पूछते हैं फॉर एग्जाम्पल इनके बारे में, तो यार ये थ्योरीज को तो आपको पता होना चाहिए कि ये दो थ्योरीज थी। अब वेल्थ ऑफ नेशन, बेसिकली जो सेकंड थ्योरी है वो सामने वेल्थ ऑफ नेशन बुक के अंदर से सारी निकाली गई है। तो हम चलते हैं बुक की तरफ, वेल्थ ऑफ नेशंस। अब दूसरी जो वेल्थ ऑफ नेशंस बेसिकली ये इनकी एक बुक थी जो कि इन्होंने पब्लिश की 1776 के अंदर, और उस वक्त जो टाइम पीरियड था वो बिगनिंग थी। बिगनिंग किस चीज की थी? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की। कि दुनिया के अंदर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इनके बिगनिंग स्टेज पे था उस टाइम, और उसी वक्त इनकी ये बुक जो है 1776 के अंदर पब्लिश होती है। और इसका पूरा जो नाम था वो था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस। ठीक है, और इसको शॉर्ट टाइटल के अंदर उन्होंने क्या दिया? द वेल्थ ऑफ नेशन। अब इसके अंदर बेसिकली वो डिस्कस क्या करते हैं, वो आप अगर सिंपल करें तो वो बताते हैं सिंपल अल्फाज के अंदर, व्हाट builds nations wealth। वो एक्सप्लेन करते हैं इस चीज को कि किसी भी जो कोई भी जो कौम है उसकी जो दौलत है वो किस कौन बनाता है, ये किस तरह से बनाई जाती है। कि कोई भी जो कौम है वो अमीर अगर होगी तो किन पैरामीटर्स के ऊपर होगी, किन किन चीजों को लेकर वो अमीर होगी। ठीक है, ये चीज एक्सप्लेन करते हैं। और इसमें जो इनके जो ज्यादातर जो डिस्कशन के टॉपिक्स थे वो जो डिवीजन ऑफ लेबर, प्रोडक्टिविटी, फ्री मार्केट। अब ये प्रोडक्टिविटी, फ्री मार्केट, डिवीजन ऑफ लेबर, स्पेशली फ्री मार्केट जो है ये ग्लोबलाइजेशन जैसे हो रही है आपके सामने है। तो ये इनके मेन टॉपिक्स है कि फ्री मार्केट होनी चाहिए, गवर्नमेंट का उसके अंदर इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। बेसिकली आप समझ सकते हैं ये जो फिर वही ये सोशल साइंसेज के स्टूडेंट असीसा जानते हैं ये कैपिटलिज्म की अप्रोच को होता है फ्री मार्केट में। तो आम आपके लिए यही है कि आप इसका नाम जो पता होना चाहिए ये इस बुक में क्या था, और यही जो थी इसकी 1776 की दो एडवांटेज, सेकंड थ्योरी थी एब्सोल्यूट एडवांटेज। तो आई थिंक सो इसके लिए यही काफी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी वाज गिवन टू यूएसए बाय, सिंपल आंसर है फ्रांस। अब इसमें दो चीजें मैं आपको बताऊंगा। नंबर वन पे ये जो है स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी के बारे में, ठीक हो गया, ये तो आपको इसकी चीजें बता दूंगा। दूसरा, फ्रांस वालों ने यूएसए को स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी दिया, व्हाई, क्यों दिया, हर चीज की रीजन होती है वो डिस्कस करेंगे। तो पहले हम इसको स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी को देख लें, दूसरे नंबर पे ये देख लेंगे। सबसे पहले इसकी जो लोकेशन है वो है लिबर्टी आइलैंड। छोटा सा एक आइलैंड है, यानी कि लिबर्टी आइलैंड उसका नाम है, न्यूयॉर्क के अंदर है ये। तो ये उसकी लोकेशन है, वहां पर ये जो है इसको स्टेच्यू को क्या किया गया, फिक्स किया गया। अब इसकी जो हाइट है, अगर इसकी देखी जाए हाइट तो ये तकरीबन है 46 मीटर। ठीक हो गया। और अगर हाइट इसकी यहाँ से लेकर ग्राउंड तक नापी जाए, यानी कि बेसमेंट तक नापी जाए, तो ये तकरीबन बनती है 93 मीटर। तो आप यही वाली 46 मीटर वाली ही ज़हन में रखें। यही अगर क्वेश्चन होता है तो पूछ जाती है, पूछ सकता है, पूछी नहीं गई अभी तक वैसे। अब जो है ये कब दिया गया था? फ्रांस वालों, जो पीपल ऑफ फ्रांस थे ना, ये अभी आपने रखना है, जो ये एक गिफ्ट था फ्रांस पीपल जो थे, पीपल ऑफ फ्रांस थे, उन्होंने किसको दिया था? पीपल ऑफ यूएसए वालों को। ठीक है, ये भी आपने देख ध्यान रखना कि पीपल टू पीपल इसको कंसीडर किया जाए कि फ्रांस के लोगों ने यूएसए को लोगों को दिया था ये गिफ्ट। ये कब दिया था? अक्टूबर 28 1886 को। ठीक है, और इसको ये काफी दफा डैमेज भी हुआ है, इसको रिस्टोर भी किया गया है। और ये बेसिकली कॉपर का बना हुआ है, ठीक है ना, ये जो ये वाला सारा जो है ना ये कॉपर का बना हुआ है। पिक्चर में आपको ये बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन ये इतना बड़ा है कि ये वाला जो इसका क्राउन हेड है ना, लोग इसके अंदर भी, यानी कि आपको ऊपर तक भी लोग जाते थे, इतना बड़ा था ये कि इसके क्राउन हेड के अंदर से भी लोग देखते थे। अब इसका एक ऑफिशियल नेम भी है, द स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी इन लाइटनिंग द वर्ल्ड। स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी इन लाइटनिंग द वर्ल्ड, ये इसका एक ऑफिशियल नाम है। ठीक है, अब फ्रांस के लोगों ने दे दिया, ये मैंने आपको बता दिया, ये कॉपर का बना हुआ है, ये भी मैंने बता दिया। अब इसको जो डिजाइन जिस बंदे ने किया है उसका नाम भी आपको पता होना चाहिए, वो फ्रेंच है और उसका नाम जो है वो है गोस्टी बैर्थोल्डी।
ये इसका नाम था। ये कौन है? फ्रांस का, ये यानी कि ये फ्रेंच है, इसने इसको डिजाइन किया था। तो आई थिंक सो ये जो है काफी है इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए कि ये जो था स्टेचू, यही इसके बारे में वो पूछ सकता है, और आई थिंक सो काफी है। अब दूसरी आ जाती है कि वो रीजन, कि ऐसी क्या रीजन थी कि जिसकी वजह से ये फ्रांस वालों ने जो है ये जो स्टेचू है इनको दिया यूएसए वालों को। अब हम उसको देखते हैं। अमेरिका जो है बेसिकली वो पहले कॉलोनी था किनकी? ब्रिटिश एम्पायर की। हम आपको कहा से बताने लगे हैं कि क्यों गिफ्ट दिया था, देख लें आप, ठीक है ना। तो ब्रिटिश एम्पायर की ये क्या था? कॉलोनी था, ठीक हो गया। अब होता क्या है कि अमेरिकन रेवोल्यूशन होता है, मैं उसकी डिटेल में ज्यादा नहीं जाऊंगा। अमेरिकन रेवोल्यूशन आता है, ठीक है, 1765 टू 1791। अब इसमें क्या होता है अमेरिका, क्योंकि ये कॉलोनी था ब्रिटिश एम्पायर की, ये जो अमेरिका था ये कॉलोनी था। अब इस कॉलोनी के अंदर, ये कॉलोनी जो थी बेसिकली, जैसे उसकी ऑलमोस्ट पहले जो 13 कॉलोनीज थी, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है? अमेरिकन रेवोल्यूशन होता है। अमेरिकन रेवोल्यूशन क्या होता है कि लोग जो हैं वो ब्रिटिश एम्पायर के अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं, ठीक है, उनको टैक्स देने से इनकार कर देते हैं और इनके अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं और पार्लियामेंट में अपनी प्रेजेंटेशन चाहते हैं। तो अब इस फॉर्म का क्या है, ये सारा क्या था, ये अमेरिकन रेवोल्यूशन था। अब इसको क्या होता है, इसको सपोर्ट करता है कौन? सपोर्ट करता है फ्रांस, सपोर्ट करता है स्पेन और नेदरलैंड। ये सारे जो कंट्री स्टेट्स हैं ये क्या करते हैं, इस अमेरिकन रेवोल्यूशन को सपोर्ट करते हैं। और इस सपोर्ट का रिजल्ट क्या निकलता है कि अमेरिकन रेवोल्यूशन के बाद जो ब्रिटिश एम्पायर थी, ये वाली अमेरिका जो ब्रिटिश एम्पायर थी, इनसे क्या होता है अमेरिकन रेवोल्यूशन के बाद जो क्या है इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, आजाद हो जाते हैं। जिस तरह हम लोग आजाद हुए थे पाकिस्तान और इंडिया वाले, इस तरह से ये ब्रिटिश एम्पायर से क्या हो जाते हैं, आजाद हो जाते हैं। और जब अमेरिका आजाद होता है उस वक्त अमेरिका की 13 कॉलोनीज थी, जिनको वो स्टेट्स 13 कॉलोनी, वही जो बाद में जो 13 कॉलोनीज हैं वो उसकी क्या बन गई हैं, स्टेट्स। अब जो प्रेजेंट अभी 2021 के अंदर जो उसकी स्टेट्स हैं वो 50 स्टेट्स हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, हाउ मनी स्टेट्स। और इसके अलावा अगर आप उसके फ्लैग को भी देखें ना, अमेरिका के फ्लैग को, तो उसके अंदर पट्टियां तो आई थिंक 50 हैं जो उसकी, लेकिन उसके अंदर जो स्टार्स है ना, वो मुझे ज्यादा कंफर्म नहीं है, मे बी मैं कुछ गलत ना बता दूं, लेकिन जो स्टार्स हैं आई थिंक सो तो वो 13 हैं। और वो 13 स्टार्स जो हैं वो जो उसकी ओरिजिनल कॉलोनीज थी जो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, ये उनको जाहिर करते हैं 13 स्टार्स जो हैं उसके फ्लैग के अंदर। तो ये बेसिकली था। अब जब ये हो जाता है सारा, तो उसके बाद यानी कि इस काम के अंदर, क्योंकि जो फ्रांस वाले ने उन्होंने हेल्प की थी अमेरिकन रेवोल्यूशन के अंदर और इनको आजादी मिली थी, तो ये जो स्टेचू ऑफ लिबर्टी था, ये बेसिकली जो था ये इस वजह से गिफ्ट दिया गया था कि ये ताकि एक सिंबल है फ्रीडम का और डेमोक्रेसी का, फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी इन यूएसए। तो ये बेसिकली इस चीज का सिंबल है और इस वजह से फ्रांस वालों ने जो है अमेरिका को ये गिफ्ट दिया है। तो आज के लिए यही है। तो हमसे जुड़े रहें थ्रू पेन ग्रेविटी फॉर सीएसएस पीएमएस और पीसीएस के क्वालिटी लेक्चर्स के लिए। सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज है उसको आप लाइक करें और साथ साथ ज्वाइन करें टेलीग्राम चैनल को भी। और फिर इसके अलावा अगर आपको इम्प्रूवमेंट के लिए हम कोई सजेशन देना चाहते हैं कि और आपको या किसी और किस्म के आपको समझते कि कोई खास टॉपिक है उसकी आपको समझ नहीं आ रही, आप चाहते हैं हम उसके ऊपर आपको लेक्चर दें, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।